नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक लेक्चर सीरीज जिसके अंतर्गत हम वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका सीबीआई हुआ या फिर आपका सीबीसी हुआ, नीति आयोग हुआ या इलेक्शन कमीशन हुआ या फिर अदर जो जैसे ईडी हुआ। तो ये संस्थाएं कैसे बनी हैं, इनका कार्य क्या है, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंतर्गत इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें ये वीडियो की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में है, जिसे हम एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी अक्सर अपने डिसीजंस को लेके न्यूज़ में रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि एनजीटी ने यहाँ पे प्लास्टिक बैन कर दिया, या फिर एनजीटी ने इस इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, या फिर एनजीटी ने इस इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी को होल्ड कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर एनजीटी करता रहता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि एनजीटी की स्थापना कैसे हुई, तो एनजीटी की स्थापना जो हुई एनजीटी एक्ट 2010 के तहत की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 जो संसद के द्वारा 2010 में पास किया गया था। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में अवस्थित है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। वो एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस एनजीटी की स्थापना जो है एक एक्ट के तहत की गई थी। तो एनजीटी एक्ट 2010, इसकी वजह से एनजीटी को हम क्या बोलेंगे, यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि यह एक वैधानिक संस्था है। तो एनजीटी क्या एक वैधानिक संस्था है। अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है कि एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है तो ऑप्शन गलत होगा। एनजीटी क्या एक वैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत की गई थी। जो एनजीटी के स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटान करना। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटान करना, ताकि जो देश की अदालतों के ऊपर पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं उनका भार कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं और उनका इन्वायरमेंट क्लियरेंस रुक जाता है, क्योंकि वो कोर्ट में चला जाता है मामला कि मान लो कोई बड़ा सा आपका नेशनल हाईवे बन रहा है, वो किसी नेशनल पार्क के होकर गुजरता है, तो उससे क्या है इन्वायरमेंट की क्लियरेंस लेनी पड़ती है और फिर उसमें अदालत में फंस जाता है मामला। तो इन सब मुद्दों को एक अलग से मतलब एक तरह से समझ लीजिए कोर्ट स्थापित किया गया और उसे बोला गया एनजीटी, जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित मुद्दों को देखता है और उसको तेज़ी से निपटारा करता है। एनजीटी एक्ट में इसीलिए एक प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको एनजीटी 6 महीने के अंतर्गत ही निपटान कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पर्यावरण के मुद्दों को बहुत ही सेपरेटली और ध्यान से मतलब उसको परीक्षण भी किया जा सकता है और जो प्रोजेक्ट हैं उनकी क्लियरेंस भी जल्दी की जा सकती है। आगे देखते हैं। जो एनजीटी की संरचना के बारे में बात करते हैं, तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होते हैं, कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। विशेषज्ञ सदस्य मतलब कि वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट के कुछ विशेषज्ञ उसमें शामिल होंगे। और इनका कार्यकाल कितने का वर्षों का होता है, तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एनजीटी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक बार एनजीटी के जो सदस्य हैं वो रिटायर्ड हो गए तो दोबारा उनको पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। जो इनके अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और न्यायिक और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा
एक चयन समिति के द्वारा की जाती है। मतलब केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी और वो चयन समिति जो है आपके न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों के मतलब चयन के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक अपना रिकमेंडेशन देगी और फिर केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। अब ये ध्यान रखना है कि एनजीटी में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो एनजीटी में कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। मतलब एनजीटी के सदस्यों की जो संख्या है वो 10 से 20 के बीच में रहेगी। अब एनजीटी के शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि एनजीटी को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं और उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो एनजीटी जो है उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कोई मुद्दा है तो एनजीटी उनकी सुनवाई कर सकता है। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार भी शामिल होते हैं कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई कानूनी अधिकार है तो उनको लागू करने का कार्य भी एनजीटी करता है। जैसा कि हमने बात किया है, एनजीटी एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है जिसके तहत ये सुनवाई कर सकता है कि अगर किसी अदर कोर्ट से कोई निर्णय है तो उसके खिलाफ एनजीटी के अंतर्गत हम अपील भी कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि एनजीटी जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके ऊपर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एनजीटी जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के हिसाब से कार्य करता है, तो वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। एनजीटी जो है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, एनजीटी पर्यावरण प्रदूषण या अन्य पर्यावरण क्षति पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। एनजीटी क्या करता है कि जैसे कि कोई पर्यावरण से संबंधित मुद्दा आ रहा है और उससे कुछ लोगों का नुकसान हुआ है तो एनजीटी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आदेश दे सकता है। एनजीटी क्या कर सकता है? यह क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बहाली और उनका पुनर्निर्माण भी करवा सकता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के पर्यावरण को नुकसान हुआ है या वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ है, कुछ भी इशूज हुए हैं, तो एनजीटी क्या है उसकी बहाली के लिए आदेश दे सकता है और उनके पुनर्निर्माण भी करवा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एनजीटी ने कोई आदेश दे दिया और पक्ष जो विरुद्ध पक्ष है उसको पसंद नहीं आया या उसको उसका निर्णय स्वीकार नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है उसके एनजीटी के। तो ये ध्यान रखना है कि जो एनजीटी के आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, न कि हाई कोर्ट में। अगर एक कहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि एनजीटी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, तो ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। एनजीटी जो है अगर एनजीटी ने कोई आदेश दिया है, अगर उसका किसी ने पालन नहीं किया तो क्या करेगा एनजीटी? उसके खिलाफ दंड भी दे सकता है उसको। अब देखते हैं कि एनजीटी का महत्व क्या है। अगर इतनी सारी शक्तियां और इतने विशेष अधिकार एनजीटी को दिए गए हैं तो इसका महत्व क्या है? तो एनजीटी एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रोवाइड करता है कि अगर मान लो कोई एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड कोई विवाद है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में न जाके एनजीटी में जा सकते हैं और उसमें आपका समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरह से एनजीटी क्या है? एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनजीटी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसे कि हमने बात किया कि एनजीटी की स्थापना का उद्देश्य यही था कि जो कोर्ट हैं उनके ऊपर पर्यावरण संबंधी मुद्दों का भार कम किया जा सके, इसलिए एनजीटी की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से क्या करता है कि उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का भार कम करता है। अब देखते हैं कि एनजीटी ने कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिनसे कि काफ़ी एनजीटी की चर्चा होती है। तो एनजीटी जैसे 2012 में एक निर्णय दिया था
कि खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने 2012 में अपने एक मामले में आदेश दिया कि उन्होंने जो ओपन में लोग कचरा जलाते हैं तो उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और इससे क्या हुआ कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने में बहुत ही सहायता मिलती है, क्योंकि एक आप जानते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत ही मतलब जटिल प्रक्रिया है और एक बहुत चैलेंज भी है, क्योंकि शहरों में इतने सारे कचरे मतलब उत्पन्न होते हैं और उनका निपटान करने के लिए कोई बहुत विशेष सुविधा नहीं रहती। और लोग क्या करते हैं उसकी वजह से कि वो घर के सामने जलाने लग जाते हैं या आसपास में जलाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसकी कालिख निकलेगी, धुआं निकलेगा, तो कार्बन पोल्यूटेंट निकलते हैं। तो इसलिए एनजीटी ने क्या किया 2012 में अपने एक निर्णय में तो ओपन में आप कचरा नहीं जला सकते, उसके लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी नेक्स्ट जो निर्णय दिया 2015 में, उसमें एनजीटी ने बोला कि 10 वर्षों से अधिक पुराने जो डीजल वाहन हैं उसको दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाया जा सकता। तो 2015 में एनजीटी ने अपने आदेश से दिल्ली में एनसीआर में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को चलाने पे बैन लगा दिया। और नेक्स्ट जो डिसीजन है जो कि 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि इस प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं जो प्लास्टिक बैग है वो क्या है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो बहुत दिनों तक पर्यावरण में रहता है। और इससे क्या होता है कि जैसे कि प्लास्टिक चला गया और फिर वो धीरे धीरे कचरा है, लोग सोचते हैं कि खाने का है तो क्या करते हैं कि जानवरों को डाल देते हैं और उसमें प्लास्टिक भी रहता है, तो क्या है कि पचता नहीं और पेट में जाने के बाद जानवरों को नुकसान पहुंचाता है और उससे बहुत से जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए एनजीटी ने 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पे अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।